कैसी दिक्कतें हैं, उन सबको केंद्र में रखते हुए अपनी बात करें डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्यामपाल सिंह जी, विशिष्ट प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमाकांत राय जी और आप सभी शिक्षा के क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य अतिथि। ये जो सेमिनार है, जैसा आचार्य जी ने कहा भी, बड़ा बृहद टॉपिक है। तो टॉपिक बृहद हो तो हमारे जैसे लोग जो वक्ता ना हो उनके लिए भी कोई टॉपिक निकल आता है। मूल्यांकन के विविध आयाम और जैसा डॉक्टर रमाकांत राय ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी बातों को रखते हैं इस क्षेत्र में। और मैं दूरस्थ शिक्षा से अभी बिलोंग करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हूँ। और मैं इसकी छोटी सी एक संकल्पना पर बात करूँगा और वो संकल्पना आप सब पे कैसे आधारित और इस क्षेत्र से कैसे जुड़ी है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की एक पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो आप सभी के कॉलेजेस में भी पहुंचा। इस पर हमने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया। उसी में अभी हाल ही में मेरा परिचय इटावा से हुआ। मैं इटावा में शायद मेरी पहली विजिट है। उस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इटावा जिले को चुना द्वारा। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ के इतिहास से बाकी समाज के या इस देश के बाकी हिस्सों को परिचित कराने का काम इग्नू द्वारा किया। तो उसमें संकल्पना ये थी कि देश के सभी कोनों से एक एक जिले चुने जाएंगे। तो उत्तर भारत से उसी कड़ी में तो सारे जिलों को समाहित करना था। तो 5-5 जिले हर श्रृंखला में, उस श्रृंखला की हर कड़ी में 5-5 जिले चुने। इटावा भी उसी एक कड़ी में आया। उसी दौरान मेरा परिचय हुआ कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक उत्तर प्रदेश का एक प्रोग्राम है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, जो उसका एक मुख्य उत्पाद है। तो इटावा के बारे में राज्य सरकार ने टेक्सटाइल, यहाँ का टेक्सटाइल बनाना शुरू, टेक्सटाइल में यहाँ का काम बनाना शुरू। तो उसको प्रचारित करने की बात था। तो नॉर्थ से इटावा को चुना गया और साउथ से वारंगल जिले को चुना गया। और नॉर्थ ईस्ट से यानी हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र से आइजॉल को और इधर पश्चिम से जोधपुर। इन सभी जिलों को चुन करके एक कार्यक्रम किया। तो उसमें मैं यहाँ की सांस्कृतिक विविधता से परिचय हुआ मेरा, जिसमें डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी ने बहुत कम शब्दों में ऑलमोस्ट हर टॉपिक उन्होंने कवर किया। अब मैं बात करता हूँ जैसे उस शिक्षा की संकल्पना हुई थी। जैसा आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी भारत सरकार ये बात कर रही है कि हर जिले में, डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी ने एक आशा जाहिर की थी कि इटावा का एक अपना विश्वविद्यालय है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये संकल्पना पहले ही आ चुकी है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत के हर जिले में एक अपना विश्वविद्यालय बना। उस पहल में आपने अभी हाल में देखा होगा कि कुछ जिलों में, हमारे आसपास के जिलों में और इटावा जिलों में बहुत तेजी से विश्वविद्यालय का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इटावा भी उस कड़ी में आएगा, जरूर आएगा। जब 2030 तक संकल्पना है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए और ज़्यादातर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज को जितनी मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी संकल्पना कि आप
अपने कोर्सेज, अपने प्रोग्राम जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो निर्धारित करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट या एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी के तहत एक अगला प्रोजेक्ट है संकल्प प्रोजेक्ट। संकल्प प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है, इसका एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसमें जैसे बात शुरुआत में हो रही थी वोकल फॉर लोकल या लोकल टू ग्लोबल जो बात चल रही थी, तो हर जिले का अपनी एक रिक्वायरमेंट, डॉक्टर कुछ कह भी रहे थे कि बातचीत कोई भी जगह, कोई भी संस्कृति, खासकर इटावा जैसी समृद्ध संस्कृति वाला जिला, इसको बातचीत करने के बजाय अगर आप जिए तो शायद आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं बनारस से आया हूँ, बनारस को आप शब्दों में नहीं समझा सकते, आपको उसको जीना है। इटावा के साथ भी मैंने इतनी देर की बातचीत में समझा कि ये कोई बहुत छोटा जगह नहीं है या इसकी विरासत बहुत छोटी है, इसको आपको समझना है। उसी के तहत एक संकल्प प्रोजेक्ट की संकल्पना भारत सरकार ने की कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है और उस यूनिक आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम, एक पाठ्यक्रम, वो चाहे सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम हो जो 6 महीने का होता है, या डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम हो, डिग्री लेवल का प्रोग्राम हो, जो भी यहाँ के विद्वज्जन वो संकल्पना जिसकी कर उसको लॉन्च किया गया। ये वाकई बहुत अच्छी पहल कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे आप अपनी लोकल यूनिट्स, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप एक प्रोग्राम लॉन्च करें और उसको एक पटल देना। वो यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हमारी जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में एपिक्स बॉडी जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये बड़े काम है। हम ऊपर भी एक सर्वे की जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट्स के आधार पर कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों से मिले, उनसे बात करें और वहाँ पे क्या नीड, उसके आधार पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया। जो जैसा मैंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में टेक्सटाइल ऑलरेडी यहाँ पर एक चिन्हित प्रोडक्ट है कि यहाँ के टेक्सटाइल जो है वहाँ की फेमस है, उसको लेकर आगे बढ़ा। या और भी कोई जैसे सन 1985 में दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना पहली बार एक केंद्रीय संस्थान है, उससे पहले एक राज्य सरकार का संस्थान आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी पहले से थी, लेकिन एक केंद्रीय संस्थान की संकल्पना भारत में थी। दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना की जरूरत होती है, हजारों कॉलेजेस हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्यों फिर भी जरूरत है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पाकर हायर एजुकेशन में जो प्रतिशत जो विद्यार्थी वो सिर्फ 26 कि बेसिक प्राइमरी इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन में सिर्फ 26% विद्यार्थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि वो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में क्यों नहीं। प्रमुख कारण है पारिवारिक जिम्मेदारियां कि आप हायर एजुकेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रिसोर्स सीकिंग प्रोसेस है, मनी सीकिंग प्रोसेस है। आप जानते हैं कि इसमें समय लगता है, आपके रिसोर्सेज लगते हैं, तो उतना समय उतने रिसोर्सेज शायद हर परिवार के पास नहीं है। एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया में जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी संख्या में जिसके पास चैलेंज है रोजी रोटी का, वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाता। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण है सीटों की अनुपलब्धता, जो डिग्री कॉलेजेस में है, या वो प्रोग्राम की अनुपलब्धता जो रोजगार दे सकता है। आपस का मंच है, खुला मंच है, और सभी शिक्षा से जुड़े लोग हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो डिग्री शायद आज हम दे रहे हैं, जो बेसिक डिग्री BA MA या जो दे रहे हैं, ये रोजगार की गारंटी नहीं है। इसमें ज्यादातर जो पाठ्यक्रम आज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये रोजगार की गारंटी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि विद्यार्थी शायद अब हायर एजुकेशन में नहीं आता है। ज़्यादातर विद्यार्थी उसी वजह से आते हैं कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा विकल्प है तो आप हायर एजुकेशन में जरूर आएंगे। तो उसी संकल्पना के तहत उच्च शिक्षा की स्थापना हुई कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेगुलर इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन है, फेस टू फेस के टीचर्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास एक बौद्धिक संपदा है ऑलरेडी, उसको इस्तेमाल करके एक ऐसे कोर्सेज, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाए जिनमें, जैसे आप एक हिंदी के विद्यार्थी हैं, आप एक हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, आप ये मानते होंगे कि आपने जो ज्ञान अपनी पढ़ाई के दौरान अर्जित किया था उसका शायद 10वां हिस्सा भी आप पढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आप कोर्स करिकुलम से बंधे होते हैं, आप उस कॉलेज के प्रोग्राम स्ट्रक्चर से बंधे होते हैं, आप शायद उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, कहीं ज़्यादा ज्ञान बांट सकते हैं, आपने अपनी पढ़ाई के दौरान उससे ज़्यादा आप एक निश्चित पेपर। तो डिस्टेंस एजुकेशन की तब संकल्पना हुई कि हम 200, जैसे मैं इग्नू की बात करूँ तो मैं 200, हमारे पास आज 252 प्रोग्राम, जिसमें शूलेस मेकिंग, मतलब जूते का फीता बनाना वो कैसे बनाया जाता है, उससे PhD तक के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है? वो आज 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 76 लाख alumni हैं जो यहाँ से इग्नू से स्टूडेंट पास करते हैं टोटल। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें आपकी भूमिका बढ़ती है। और अपना स्वयंप्रभा चैनल है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की आजकल बात होती है, सिर्फ ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हुई। एक स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च किया गया, एडुसेट 2004 में, आपको याद होगा। वो सैटेलाइट लॉन्च ही हुआ था एजुकेशन, सिर्फ पहले जो सैटेलाइट थे वो हर प्रोग्राम को, वो न्यूज़ चैनल भी कवर कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स भी कवर कर रहे हैं, वो ओवरलोड कर रहे हैं। तो एक सैटेलाइट हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने संकल्पना की वो एक अच्छे टीचर, वो बेसिकली वो शुरू होने से पहले एक अच्छे टीचर, वो साइंटिस्ट, एक बात को वो एक अच्छे टीचर। तो उन्होंने एक एडुसेट की संकल्पना की और उस एडुसेट के माध्यम से सिर्फ एजुकेशन बेस्ड चैनल लॉन्च किया। आज इग्नू 6 चैनल TV चैनल के माध्यम से पहुँचता है विद्यार्थियों में। स्वयंप्रभा के 4 चैनल हैं, ज्ञान दर्शन के 2 चैनल हैं, रेडियो चैनल से ज्ञानवाणी के चैनल हैं। मेरे ख्याल में आप ऐसे कई लोग इसमें से ऑलरेडी डिस्टेंस एजुकेशन से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। तो उसको इस क्षेत्र तक पहुंचाने की जरूरत है इटावा के विद्यार्थी, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन या टूरिज्म स्टडीज या रूरल डेवलपमेंट या जर्नलिज्म, इस तरीके के हर लेवल के प्रोग्राम से जो कि उपलब्ध है, जो शायद ट्रेडिशनल फेस टू फेस एजुकेशन में उपलब्ध नहीं, उनसे यहाँ के विद्यार्थियों को परिचित कराने की वो सरकार की स्कीमों द्वारा SC ST विद्यार्थियों के वो प्रोग्राम फ्री भी है। बाकी वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि शायद वो बहुत वित्तीय बोझ नहीं डालता विद्यार्थियों, और वो अपनी एक रेगुलर फेस टू फेस एजुकेशन के साथ एक स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम को भी कर सकते हैं, जिससे शायद आपका ये जो सेमिनार का जो टॉपिक है मूल्यांकन के आयाम, उस पर जब आप उस दिशा में काम करें। देखिए होता क्या है कि सरकार की कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो होती तो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत फलदायी होती है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार एक सरकारी संस्थान होने के नाते वो प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं किया जा सकता। अपनी लिमिटेशन होती है कि हम किसी बैनर पोस्टर या एक प्राइवेट संस्थान की तरीके से कोई भी सरकारी संस्थान प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। तो बहुत उपयोगी सरकार के प्रोग्राम शायद आम जनता तक नहीं पहुंचे। हम टीवी पर किसी एक्ट्रेस को ला करके कोई या एक्टर को ला करके कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन एक इच्छा होती है कि अगर सरकार अपना रिसोर्स, अपना धन, बहुत एक बौद्धिक संपदा उसमें इन्वेस्ट कर रही है तो उसका लाभ आम जन तक पहुंचे, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। तो बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं चाहूँगा आज दिन भर हूँ मैं यहाँ पर, और सवाल अगर आपकी तरफ से आएंगे जब भी शाम तक मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं उनको अटेंड जरूर करूँगा कि
की दूरस्थ शिक्षा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से क्या योगदान हो सकता है ढाबा पर? इंडिविजुअल सवाल में जरूर मैं पसंद करूँगा इसके प्रोग्राम के बाद आप लोगों से मुलाकात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने एक विशिष्ट पक्ष को छुआ कि भारत सरकार की ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत हमारा जनपद इटावा उत्तर भारत का एकमात्र जनपद है जो चुना गया है। और आप उच्च शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर के और भी क्या समस्या